फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं भाई, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे अमेंडमेंट्स का फ्रॉम अमेंडमेंट बुकलेट। ठीक है, अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन नवंबर 2023 एग्जामिनेशन। अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो बेटा आप मेरी वेबसाइट iceleak.com से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपके अटेम्प्ट के लिए समरी बुक्स एंड यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, मेन बुक एंड अमेंडमेंट नोट्स अपलोडेड है, आप बिल्कुल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या आगे हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर से अमेंडमेंट्स करेंगे। रूल 8 और 9 में अमेंडमेंट हुआ है, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी जो पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है, जो आपका पैन जो आपका पैन कार्ड है, पैन से लिंक्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे आप किसी का पहले जो हुआ करता था भाई, ठीक है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट पहले जो हुआ करता था कि आप किसी और का पैन कार्ड लेकर के आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड ऑल दैट, और ये सारी जो गलत चीजें हो रही थी वो चीजें रुक जाएगी, क्योंकि अब जो पैन में जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उससे आपका वेरिफिकेशन होगा। सो क्या चेंज आया है? पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर यहाँ पे गवर्नमेंट का, विल बी कैप्चर्ड एंड रिकॉर्डेड इन जीएसटी REG 01। ठीक है, सो पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है उस पे क्या होगा आपका, यहाँ पे इट विल बी कैप्चर्ड और रिकॉर्ड होगा जीएसटी REG 01 में। ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, कब? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते टाइम पे ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होगा। किसमें? जो पैन से लिंक्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है, वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया जाएगा और उससे ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होगा। At the time of registration on such PAN linked mobile number and email address to restrict misuse of PAN by a person without knowledge of the said PAN holder। तो पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है, कि किसी और का यहाँ पे पैन कार्ड का किसी को जेरोक्स मिल गया, उसके बेसिस पे किसी ने क्या कर लिया, यहाँ पे अपना खुद का नंबर डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन करके रजिस्ट्रेशन एंड ऑल ले लिया। तो अब ये चीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, और यहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पैन में यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उसी पे ओटीपी जाएगा और वहां से वेरिफिकेशन होगा। तो ये एक चेंज आया है। एंड देन अ पायलट प्रोजेक्ट इज बीइंग कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। तो अब ये आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ पहले पायलट प्रोजेक्ट से गुजरात में यहाँ क्या लेकर आए, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बायोमेट्रिक बेस्ड यहाँ पे फिंगरप्रिंट या जो भी यहाँ क्या होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा। एंड रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, और फिजिकल वेरिफिकेशन होगा किसका, यहाँ पे एप्लीकेंट्स का। तो यहाँ पे ये एक पायलट प्रोजेक्ट पहले कहाँ, गुजरात में लेके आए हैं। तो बहुत सिंपल से अमेंडमेंट है, कुछ ज्यादा नहीं है। ये जो हमने डायग्राम देखा था इसमें खाली यही चेंज आया है। अभी आपको याद है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन का डायग्राम था, क्विकली देख लेते हैं। जिसको भी रजिस्ट्रेशन लेना रहता है उसे क्या करना है भाई, सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उस टाइम पे उसे पैन नंबर डिक्लेयर करना है, स्टेट करना है किसमें, पार्ट ए, जीएसटी REG 01 के पार्ट ए में उसमें डिक्लेयर करना है। उसके बाद क्या होगा, पैन कैसे वैलिडेट होगा, उसका पैन कैसे वैलिडेट होगा यहाँ पे ऑनलाइन CPDT के डेटाबेस से। और कैसे वेरीफाई होगा, सेपरेट ओटीपी जाएगा कहाँ पे, पैन लिंक मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे। ये हमने देखा, दिस इज द अमेंडमेंट। बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। फिर TRN नंबर जनरेट होता है, यहाँ पे TRN नंबर जनरेट होता है, कम्युनिकेट होता है एप्लीकेंट को उसके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे। जो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस अभी अभी वैलिडेट हुआ उस पर क्या आ जाएगा, एक TRN नंबर हो जाएगा, TRN नंबर आ जाएगा। वो TRN नंबर यूज करके क्या कर सकते हो आप, एप्लीकेशन पार्ट बी की फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन पार्ट बी की फिल कर सकते हो, उसमें सारे डिटेल्स होते हैं, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रीजन आपने क्यों रजिस्ट्रेशन दिया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का यहाँ पे क्या एड्रेस, एक्टिविटी क्या आप कैरी आउट करने वाले हो, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का यहाँ पे डिटेल्स, बैंक अकाउंट का डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी का डिटेल्स, आधार ऑथेंटिकेशन, ये सब चीजें आप यहाँ पे क्या करोगे, पार्ट बी में ये है फिल करेंगे। ठीक है, पार्ट ए में पहले आपने पैन नंबर स्टेट दे दिया, उसके बाद ओटीपी से वेरिफिकेशन हो गया, TRN नंबर आ गया, TRN नंबर यूज करके पार्ट बी फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, पार्ट बी जैसे ही पहुंच गया तो वहां से क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट आपको एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगी इलेक्ट्रॉनिकली। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का हमने ऑलरेडी पढ़ा था, उसने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है तो उसने क्या करना पड़ेगा, उसको एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करना पड़ता है, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगी। तो ये हमने पहले भी सारा कुछ पढ़ा था। इसमें खाली चेंज क्या आया है, जो अब यहाँ ओटीपी वेरिफिकेशन होगा वो किसमें होगा, पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस पे।
ठीक है। देन ये इसके आगे जब ऑफिसर के पास यहाँ पे एप्लीकेशन चलेगी, उसके बाद काफी सारी चीजें चेंज है, तो यहाँ पे हम एक बार ये डायग्राम से समझेंगे। अब ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन गई, आपने पार्ट ए पार्ट बी फिल किया, उन्होंने आपको एक्नॉलेजमेंट दिया। अब ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन चलेगी। अब वो क्या करेगा भाई, आपकी ऑब्वियसली एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे दिए हैं उसे, और एप्लीकेशन को क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा। सो प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन्स द एप्लीकेशन एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट। उसने चेक किया, सब कुछ बराबर निकला, सेम इज फाउंड इन ऑर्डर, बिल्कुल सही निकले, आपने सारे डॉक्यूमेंट बराबर वहां पे दिए हुए, सारी डिटेल्स उसको प्रॉपर लगी, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन दे देगा। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की तो रजिस्ट्रेशन दे देगा। सो रजिस्ट्रेशन कितने दिन में देना है उसने, 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विदाउट साइट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपने सब कुछ सही किया है, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उसने क्या करना है, 7 डेज के अंदर अंदर, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन दे देना है उसे, रजिस्ट्रेशन दे देना है, बिना साइट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। किस केस की बात हो रही है ये, अगर एप्लीकेंट ने सक्सेसफुली अपना आधार ऑथेंटिकेशन भी कर दिया, जिस टाइम पे एप्लीकेशन फिल कर रहा है उसी टाइम पे भी आधार ऑथेंटिकेशन भी कर दिया उसने अपना, ठीक है, और उसको सब कुछ सही लगी, तो उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं, 7 दिन के अंदर अंदर क्या मिल जाएगा भाई, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑर्डर में तो थी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में सब कुछ सही है, परंतु इन तीनों में से कोई केस है क्या, या तो आप फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन हो, या डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन हो। आपने एप्लीकेशन बरोबर फिल की, पर आधार ऑथेंटिकेशन या तो आपने किया नहीं, अभी आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया नहीं, फेल हो गए आप आधार ऑथेंटिकेशन करने में, या आपने डज नॉट ऑप्ट किया कि नहीं मेरे को ऑथेंटिकेशन बाद में करूंगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। या ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसको साइट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको कुछ तो लग रहा है नहीं यार साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए इस एप्लीकेशन का, या जिसने where a person who has undergone Aadhaar authentication is identified on common portal based on data analysis and risk parameter to carry out site verification, या जो पर्सन है यहाँ पे जिसने आधार ऑथेंटिकेशन तो कर लिया बट कॉमन पोर्टल के हिसाब से बेस्ड ऑन व्हाट, डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस और का वेरिफिकेशन करना चाहिए। ये तीनों में से अगर कोई भी केस में आप फॉलो करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपकी साइट का वेरिफिकेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन कितने दिन में मिलेगा, रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ साइट। साइट वेरिफिकेशन के बाद 30 साइट वेरिफिकेशन के बाद टाइम लगेगा ना, साइट वेरिफिकेशन करने में समय तो देना पड़ेगा, तो 30 दिन का समय दिया, रजिस्ट्रेशन 30 दिन में आएगा। किस किस केस में, फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन हो, या डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन हो, या ऑफिसर को लगता है भाई यहाँ साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए, या कॉमन पोर्टल ही बोल रहा है बेस्ड ऑन व्हाट, डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, कॉमन पोर्टल ही बोल रहा है कि क्या करना चाहिए, साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन कितने दिन में ग्रांट करना है ऑफिसर को, 30 डेज में। एप्लीकेशन बरोबर भरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो उस केस में क्या, ये तीनों भी केस में क्या बोल दिया, 30 डेज का टाइम दे दिया ऑफिसर को, रजिस्ट्रेशन कितने दिन में ग्रांट करना है, 30 डेज में। अब एप्लीकेशन ही बरोबर नहीं है, कुछ आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना चाहिए वो नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लग रहा है ऑफिसर को, तो उस केस में ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा, पूछेगा ना भाई आपसे, आपने फाइल करके दे दी थी एप्लीकेशन, वो आपको पूछेगा क्या, प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस thereby seeking clarification, information or document from the applicant electronically। तो आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है या उसे लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए ऑफिसर आपसे मांगेगा, ठीक है। कितने दिन में मांगना है उसने, 30 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट, वही तीनों केसेस में जो अभी हमने यहाँ पे देखे थे, यही तीनों केसेस में 30 डेज का समय दिया है। कहां पे, जहां फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन है, डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए, या बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स क्या बोला गया है यहाँ पे कि भाई इसका यहाँ पे साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो उस केस में क्या 30 दिन का समय दिया हुआ है, 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये तीनों केस में अगर फॉल नहीं हो रहे तो फिर 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ऑफिसर को नोटिस इशू करनी है कि भाई दो क्लैरिफिकेशन, दो इन्फॉर्मेशन, दो डॉक्यूमेंट।
दो इन्फॉर्मेशन, दो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो टाइम क्या दिया गया है, 7 दिन में। अब एप्लीकेंट क्या करेगा, या तो फर्निश करेगा रिप्लाई 7 दिन में या नहीं करेगा। सो इफ द एप्लीकेंट हैज फर्निश द क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस, नोटिस आने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर एप्लीकेंट ने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी देनी थी, क्लैरिफिकेशन जो भी देना था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो भी देने थे दे दिए, और ऑफिसर सेटिस्फाइड है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। आपने जो डॉक्यूमेंट मिस किया था आपने वो दे दिया, जेन्युइन इंसान हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑफिसर सेटिस्फाइड है, तो ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा कितने दिन में, 7 दिन के अंदर अंदर। 7 दिन जब भी उसे मिली इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट, तब से 7 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। बट ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, या आपने यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया उसने जो नोटिस भेजा था उसका, तो उस केस में क्या किया जाएगा भाई, 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं किया, या आपने जो रिप्लाई किया उससे ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन। प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन, रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन आपकी, ठीक है। तो ये आपको एकदम याद रखना है। क्या है यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, क्विकली रिवाइज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात, ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन थी, ठीक है, ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन की, एग्जामिन किया उसने आपको, एग्जामिन किया उसने आपकी एप्लीकेशन, अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधार ऑथेंटिकेशन भी आपने कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देना है ऑफिसर को कितने दिन के अंदर, 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सेकेंड बात, आपने एप्लीकेशन तो बराबर है, डॉक्यूमेंट भी बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, फेल्स टू डू आधार ऑथेंटिकेशन, या डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन, या क्या हुआ भाई, ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए, या बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स लग रहा है कि साइट वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो ये तीनों केसेस में रजिस्ट्रेशन तो ग्रांट कर देगा, एप्लीकेशन वगैरह सब सही है, साइट वेरिफिकेशन देख कर करके आपको 30 डेज के अंदर अंदर का समय दिया गया है, ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा आपको। अब यहाँ पे ये तीनों भी केस में, जो अभी हमने यहाँ पे ये 3 केस देखे, ये तीनों भी केसेस है आपके, और आपकी एप्लीकेशन में कुछ ऑफिसर को कमी लग रही है, ठीक है, उसको लगता है कि कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे इनकम्प्लीट लग रही है उसे, तो वो क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा। ये तीनों भी केसेस में कितने दिन में, 30 डेज में। बट ये तीनों केस नहीं है, नॉर्मल कोई केस है, ठीक है, तो उस केस के अंदर अंदर क्या होगा भाई, यहाँ पे 7 वर्किंग डेज नहीं है कि भाई आपका एप्लीकेशन एकदम बरोबर था, आधार ऑथेंटिकेशन भी हो गया था, बट कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, नॉर्मल केस है, तो 7 डेज का टाइम दिया गया, ठीक है। तो ये नोटिस का टाइम पीरियड है, दिस 30 डेज एंड 7 डेज। तो जब भी नोटिस आपको इशू की, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने रिप्लाई कर देना, बिल्कुल आपने रिप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, तो उस केस में क्या करना है, आपको ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो आपको ऑफिसर क्या कर देगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा कितने दिन में, 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर। और अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन, या आपने रिप्लाई नहीं किया तो वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये फेल्स टू डू आधार ऑथेंटिकेशन है या साइट वेरिफिकेशन की बात है, उस केसेस में 30 डेज का टाइम लिमिट है। अदरवाइज टाइम लिमिट क्या है, बाकी जगह पे यहाँ पे 7 डेज है, आप देख सकते हो, ठीक है, 7 डेज फ्रॉम दैट इवेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जब भी ऑफिसर को करना चाहिए था क्या, 7 वर्किंग डेज में फॉर एग्जांपल उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना था, या 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना था, यहाँ पे 7 डेज के अंदर अंदर उसने रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना चाहिए था, अगर आपने बिल्कुल रिप्लाई कर दिया है। तो ये किसी भी केसेस में अगर ऑफिसर ने अपने टाइम पे काम नहीं किया तो माना जाएगा रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड, रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड, ठीक है। तो आपकी ऑफिस यहाँ पे एप्लीकेशन आपने की थी, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आधार ऑथेंटिकेशन भी कर दिया, 7 दिन हो गए, ऑफिसर ने कुछ किया ही नहीं, हमने कोई वेट नहीं करना, हमारा रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड, ठीक है। या यहाँ पे 30 डेज या यहाँ पे 7 डेज, जहां भी ऑफिसर को टाइमली एक्शन लेना चाहिए था ऑफिसर ने नहीं लिया, तो इट विल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड, ठीक है। तो ये आधार से रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स भी बेटा हमने यहीं पे पढ़ लिए, बाकी और कुछ खास अमेंडमेंट यहाँ पे है नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखेंगे बेटा, ऑप्शन मेड अवेलेबल टू टीडीएस टीसीएस रजिस्ट्रेंट टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसकी बात हो रही है, यहाँ जो भी टीडीएस डिडक्टर है या टीसीएस कलेक्टर है, पहले क्या होता था, पहले इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये कर सके एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनका बिजनेस क्लोज हो गया तो भी इनके पास ऑप्शन नहीं था। पहले कौन करता था इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, अगर इंक्वायरी में यहाँ पे या कोई और प्रोसीडिंग में ऑफिसर को लगता था कि दे आर नो लॉन्गर टू लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस या कलेक्ट टीसीएस, ऑफिसर को लगता था
कि अब इन्हें टीडीएस डिडक्ट करने की या टीसीएस कलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता था। कोई इंक्वायरी में, कोई प्रोसीडिंग्स में अगर ऑफिसर को ऐसा लगता था तो अब क्या कर दिया है, अब उन्हें भी ऑप्शन दे दिया है। पहले उनके पास ऑप्शन नहीं था। अभी करंट प्रोविजन पढ़ेंगे, क्या है अमेंडेड प्रोविजन, वेयर ऑन रिक्वेस्ट मेड इन राइटिंग बाय अ पर्सन टू हुम रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड, ये ऐड किया है। क्या है यहाँ पे, अगर रिक्वेस्ट की गई राइटिंग में बाय अ पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन दिया है, या अपॉन इंक्वायरी परसुएंट टू एनी अदर प्रोसीडिंग, ये वर्ड्स पहले भी थे, या अगर इंक्वायरी में ऐसा लगता है अंडर जीएसटी एक्ट, द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, ऑफिसर क्या सेटिस्फाइड है कि भाई जब पर्सन है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू किया गया था, इज नो लॉन्गर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस और कलेक्ट टीसीएस, तो ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि भाई इसको हमने पहले सर्टिफिकेट दिया था रजिस्ट्रेशन का, इसको अब टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है या टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। द ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इशूड, ऑफिसर क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है आपका रजिस्ट्रेशन, कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन इशूड, एंड सच कैंसिलेशन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सेड पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली, और वो कैंसिलेशन क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा उस पर्सन को, कम्युनिकेट हो जाएगा उस पर्सन को। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट करता है कौन, राइटिंग में, यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है राइटिंग में कौन, वो पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया, ये ऐड किया गया है, या इंक्वायरी में या प्रोसीडिंग्स में ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई इसको टीडीएस का सर्टिफिकेट, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करने की जरूरत है या टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे हमने पहले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है तो अभी इसको जरूरत नहीं है ये सब डिडक्ट करने की या कलेक्ट करने की, तो वो क्या कर सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पर्सन है टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर, वो भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है इन राइटिंग। दैट्स इट, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बेटा इतने ही अमेंडमेंट है, आपने वो 2 चार्ट देख लिया और ये देख लिया तो काफी होगा। आगे आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हम टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट से रिलेटेड अमेंडमेंट करेंगे। बड़ा सिंपल अमेंडमेंट है, यहाँ पे सिर्फ 3 अमेंडमेंट्स है। सो वेयर टैक्सेबल सर्विस सप्लाइड बाय और थ्रू ईसीओ या सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विस है, किसको, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को। 3 लोगों की बात की भाई, कौन हो भाई आप, या तो आप सप्लाई कर रहे हो सर्विस, या आप सर्विस किसके थ्रू सप्लाई कर रहे हो, थ्रू ईसीओ सप्लाई हो रही है सर्विस, ठीक है, या क्या हो रही है बात यहाँ पे, ओआईडीआर सर्विसेज वाले किसको सप्लाई कर रहे हैं, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे, या आप क्या कर सकते हो, ईसीओ के थ्रू कर सकते हो, ईसीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू, या ओआईडीआर सर्विसेज वाले हो यहाँ पे, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, किसको कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या बोला गया यहाँ पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है सारी यहाँ पे, ठीक है। उस केस में क्या बोला गया यहाँ पे, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, 4 चीजें होनी चाहिए बिल्कुल, क्या, नाम, नेम, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, पिन कोड एंड नेम ऑफ द स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। 4 चीजें, नेम, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, पिन कोड एंड द नेम ऑफ द स्टेट, नेम, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, पिन कोड एंड द नेम ऑफ द स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई भाई 5,000 क्यों ना हो, 10,000 क्यों ना हो, अनरजिस्टर्ड को भी सप्लाई कर रहे हो तो भी ये 4 चीजें आपकी इनवॉइस में होनी चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कवर किया गया इस अमेंडमेंट से, ठीक है। तो आप सप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन डायरेक्टली यहाँ कस्टमर को, या आप ईसीओ के थ्रू कर रहे हो, या आप ओआईडीआर सर्विसेज वाले हो, अनरजिस्टर्ड को कर रहे हो आप यहाँ पे सप्लाई, अनरजिस्टर्ड को सर्विस सप्लाई कर रहे हो आप, तो उस केस में क्या बोल दिया गया भाई, ये 4 चीजें तो होनी चाहिए इनवॉइस में, ये 4 चीजें तो होनी चाहिए इनवॉइस में। देखो पहले इनवॉइस के रूल में क्या था, क्या क्या होना चाहिए था, और ये अमेंडमेंट क्यों आया ये देखेंगे। अमेंडमेंट तो यही है, पहले क्या था कि अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सामने वाला रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड की बात कर रही हूं, अमेंडमेंट ये अनरजिस्टर्ड क्या है, रजिस्टर्ड है तो क्या चीज जरूरी थी, नेम एड्रेस जीएसटीआईएन, नेम एड्रेस जीएसटीआईएन। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में नेम, एड्रेस, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड कोड कब लगता था, सिर्फ तभी लगता था जब वैल्यू आपकी 50,000 या उससे ज्यादा है, तभी ये सारी डिटेल्स की जरूरत थी, अदरवाइज नहीं जरूरत थी, सामने वाले क्रेडिट तो लेना नहीं था, तो अनरजिस्टर्ड के केस में ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट अगर यहाँ पे
50,000 से कम है तो भी ये सब डिटेल्स रख सकते थे अगर रिसिपिएंट बोले तो, अगर रिसिपिएंट रिक्वेस्ट करे तो ये सब डिटेल्स की जरूरत थी, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। बट दिक्कत हो रही थी, किस चीज में दिक्कत हो रही थी? डेस्टिनेशन स्टेट्स को रेवेन्यू जो यहाँ हिसाब किताब था गवर्नमेंट का उसमें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये सब कुछ नेम एड्रेस वगैरह जो है प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं हो रहा था, पिन कोड स्टेट ये सब प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सिंपल प्रोविजन लाई, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सब चीजें प्रोवाइड करो, अनरजिस्टर्ड को प्रोवाइड करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप खुद कर रहे हो, चाहे आप थ्रू ईसीओ कर रहे हो, चाहे आप ओआईडीआर वाले को अनरजिस्टर्ड को करते हो, तो आपके इनवॉइस में नेम एड्रेस देन उसके बाद पिन कोड एंड द स्टेट, ये चारों डिटेल्स होनी चाहिए। सो the following provision has been inserted in Rule 46 to ensure mandatory recording of address of unregistered recipient of service along with PIN code when the said services were provided through online platform by a registered person, even if the value of taxable supply is less than 50,000. So भले 50,000 रुपए से भी कम हो, परंतु पहले जो यहाँ पिन कोड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे स्टेट का नाम हो गया, ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, एड्रेस जो अनरजिस्टर्ड पर्सन का नहीं हुआ करता था, उसे क्या बोल दिया कि भाई बिल्कुल कब होना ही चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए यहाँ पे पिन कोड एड्रेस, भले से सर्विस यहाँ पे जो सप्लाई कर रहे हो आप, भले वो 5,000 की क्यों ना, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई भले कितना भी क्यों ना कम हो, ठीक है, 50,000 से कम भी क्यों ना हो, तो भी ये सारी चीजें बिल्कुल रिकॉर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो 50,000 से कम होता था तो यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, रिसिपिएंट बोलता था तो रिकॉर्ड करता था। अब कोई भी वैल्यू हो, अब आपको क्या याद रखना है, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सप्लाई कर रहे हो, बाय या थ्रू ईसीओ या ओआईडीआर वाले के हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो, तो आपको नेम एड्रेस पिन कोड एंड नेम ऑफ द स्टेट, ये चारों फील्ड्स कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है, बात हुई खत्म। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ये आपको पहले भी पता है, सिंपल सा कंसेप्ट था, क्या अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई करती हूं तो मुझे क्या इश्यू करना होता था, टैक्स इनवॉइस, एग्जाम सप्लाई करती हूं तो बिल ऑफ सप्लाई। अभी मैं दोनों भी सप्लाई एक जने को कर रही हूं, एग्जाम भी कर रही हूं और क्या कर रही हूँ, यहाँ टैक्सेबल भी कर रही हूँ, तो एक डॉक्यूमेंट जो मैं इश्यू करती थी उसे क्या बोलते थे, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो पहले लोग क्या कर रहे थे, अपने मन से इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में अपने मन से क्या कर रहे थे भाई, कुछ भी यहाँ पे नेम लिखा तो लिखा, एड्रेस लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, अपने मन से कंटेंट्स डाल रहे थे। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर बोल दिया कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई शैल कंटेन पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 46, 54 एंड रूल 49। तो ये सारे रूल्स में जो पर्टिकुलर्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में होना चाहिए। जैसे कि रूल 46 क्या है, कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस है, रूल 49 क्या है, कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। तो क्या बोल दिया, यहाँ जो कंटेंट्स है सब आपके में होना चाहिए, अपनी मर्जी से मत बनाओ इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, अपनी मर्जी से बनाने की जरूरत नहीं, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, कंटेंट्स जो यहाँ लिखे हैं वो होना ही चाहिए, बस इतना छोटा सा अमेंडमेंट है, बहुत ज्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस available for the entity as a whole and not restricted by nature of supply being made by the said entity। ठीक है, तो हमने ई इनवॉइस का कंसेप्ट ऑलरेडी पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, ई इनवॉइस का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने पूरा पढ़ा हुआ है। वहां पे आपको याद है एग्जेम्पशन था, मैं एक बार बुक ओपन करूंगी यहाँ पे, ई इनवॉइस का चैप्टर, ई इनवॉइस के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से याद हो तो, ई इनवॉइस पहले तो किसको इशू करनी होती है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स 10 करोड़ से ज्यादा है, उसको ई इनवॉइस इशू करनी है फॉर B2B सप्लाई एंड फॉर एक्सपोर्ट्स। ये तो पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एग्जेम्पशन पढ़े थे, आपको याद हो तो, ये 6 यहाँ पे हमने एग्जेम्पशन पढ़े थे, किसको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, कौन था, SCZ यूनिट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग NBFC, GTA सप्लायर, देन ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर सर्विसेज जो दे रहा है यहाँ पे, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यहाँ जो दे रहा है, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी। ये 6 लोगों को क्या था, ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं थी, ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। डिफरेंस कहाँ आया है, क्लैरिफिकेशन क्या है, देखेंगे। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट said exemption from generation of e-invoice is for an entity as a whole and not restricted by nature of supply being made by the said entity। तो इन्होंने क्या बोला, ये जो एग्जेम्पशन दिए गए हैं जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस के, ये एंटिटी एज अ होल को दिए गए, मतलब जैसे कि बैंकिंग कंपनी को एज अ होल दिए गए,
ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे अगर बैंकिंग सर्विस दे रही है तो भाई उस पे एग्जेम्पशन है, कोई दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है तो उस पे नहीं है, या एसईजेड यूनिट यहाँ एक पर्टिकुलर सप्लाई कर रही है तो उस पे है, दूसरे पे नहीं है। नहीं, एंटिटी एज अ होल को दिया है एग्जेम्पशन, कंफ्यूज मत करो, गवर्नमेंट ने इसलिए क्लैरिफिकेशन दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। अ बैंकिंग कंपनी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सम गुड्स। तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग सर्विसेज दे रही है उसके अलावा वो कुछ और भी गुड्स दे रही है, जैसे कि बुलियन। सेट बैंकिंग कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी इशू ऑफ ई इनवॉइस, उनको एग्जाम किया हुआ है, हमने अभी देखा उनको एग्जाम किया हुआ है इशू ऑफ ई इनवॉइस फॉर ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सब चीजों के लिए। एंटिटी एज अ होल को एग्जेम्प्ट किया है, कोई पर्टिकुलर सप्लाई को नहीं किया है। एंड दस विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई। तो उन्हें क्या नहीं करना है, उन्हें ई इनवॉइस इशू नहीं करना है किसी भी सप्लाई के लिए। दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस, दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस। तो ये 6 लोगों को, एसईजेड यूनिट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले हो गए, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी हो गई। रिवाइज हो गया हमारा यहाँ पे ई इनवॉइस के क्या क्या एग्जेम्पशंस थे, तो इन्हें क्या है, एंटिटी एज अ होल है, कोई पर्टिकुलर सप्लाई के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। तो यहाँ पे हमारे टैक्स इनवॉइस के चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, एक ही अमेंडमेंट है। ई वे बिल टू बी जनरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इमिटेशन ज्वेलरी। तो यहाँ पे हमने रूल 138 पढ़ा था, जहां पे क्या बताता था, किस केसेस में ई वे बिल की जरूरत नहीं है, वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। तो इन प्रोविजन में अमेंडमेंट आया और क्या बताया है इन्होंने, तो यहाँ पे वन सच केसेस ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ वेयर्स, ये सब कुछ था। एंड आर्टिकल्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, दस ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर्स can be transported without generating e-way bill, but it has been amended to provide that e-way bill needs to be generated for transporting imitation jewelry. इमिटेशन ज्वेलरी अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उस केस में ई वे बिल की जरूरत है, यहाँ पे ये एक बात डाल दी। अदरवाइज क्या था अभी तक के प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजन था ई वे बिल किस किस केस में नहीं लगता, तो ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, बहुत सारे केसेस थे वहां पे, उसमें से एक ये केस था। सिल्वर स्मिथ वेयर्स या कोई भी आर्टिकल्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर्स, जो भी आर्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते थे वो बिना ई वे बिल के चले जाते थे। ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे, उसमें से एक ही आइटम था, हमने पढ़ा था, जिन केसेस में ई वे बिल की जरूरत नहीं थी। क्या था एक आर्टिकल, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ। वहां पे किसको ले लिया इन्होंने कि भाई वहां एक बात बोल दी कि पर ई वे बिल लगेगा किस चीज में, अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो, अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो। सो ये एक बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे हमारा अमेंडमेंट का डिस्कशन अब अभी स्टॉप करेंगे, इसके आगे के अमेंडमेंट्स आगे वाले वीडियो में। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।